हेलो स्टूडेंट्स। आज हम भारत की प्रायद्वीपीय नदियों की चर्चा करेंगे। भारत में प्रायद्वीपीय नदियों का वर्तमान स्वरूप 3 भूगर्भीय घटनाओं से प्रभावित होकर निर्मित हुआ है। पहली भूगर्भीय घटना प्राचीन टर्शियरी काल में हुई है, जब प्रायद्वीप का पश्चिमी पार्श्व का अवतलन हुआ और ये हिस्सा समुद्र तल के नीचे चला गया। इसके समुद्र तल के नीचे जाने से जो ये कगार था, ये इसका निर्माण हुआ कगार का, और कगार के निर्माण से ये पश्चिमी घाट जो है ये बना। और यहाँ से पश्चिमी घाट से जो नदियाँ पश्चिमी ढाल से निकली वो अरब सागर में जाती हैं, और पूर्वी ढाल से जो नदियाँ निकलती हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना हुई वो ये कि जब गोंडवाना लैंड यूरेशियन प्लेट से टकराई और हिमालय का उत्थान हुआ, तब गोंडवाना लैंड में भ्रंश पड़ गए, और इन्हीं भ्रंश में पश्चिम से पूर्व की ओर नर्मदा नदी और ताप्ती नदी बहते हैं, तथा सतपुड़ा का भी इसी भ्रंश के कारण निर्माण हुआ। और अब हम देखते हैं कि जो नदियां अरब सागर में जाती हैं वे डेल्टा का निर्माण नहीं कर रही हैं, बल्कि एस्चुरी का निर्माण कर रही हैं। और जो नदियां बंगाल की खाड़ी में जा रही हैं वे डेल्टा का निर्माण कर रही हैं। ऐसा क्यों है, उसको आइए समझते हैं। पहली बात, जो पश्चिम घाट के पश्चिमी ढाल से नदियां निकल रही हैं वे दूरी बहुत कम तय करती हैं, और जबकि पूर्वी ढाल से निकलकर पूरब की तरफ जाने वाली नदियां अधिक दूरी तय करती हैं। अधिक दूरी तय करने के कारण वे कटाव भी अधिक करती हैं। डेल्टा न बनने का दूसरा कारण ये है कि पश्चिम की तरफ ढाल अधिक है, क्योंकि पश्चिम का जो निर्माण हुआ है वो कगार है और लगभग खड़ी ढाल है। 45 डिग्री का कोण वहाँ बनता है, जबकि पूरब की तरफ 9 डिग्री का कोण बनता है। इस प्रकार पश्चिम की तरफ नदियों का ढाल अधिक है, पूरब की तरफ जाने वाली नदियों का ढाल कम है। ढाल अधिक होने से स्पीड अधिक है, और स्पीड अधिक होने के कारण कोई भी अवसाद जो नदियाँ थोड़ा बहुत ले भी जाती हैं वो जमा नहीं हो पाता है। तीसरी बात जो है चट्टान। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ कठोर चट्टान से होकर गुजरती हैं, जबकि पूरब की नदियाँ मुलायम चट्टानों से गुजरती हैं, जिससे पूरब जाने वाली नदियाँ अपने साथ अवसाद अधिक ले जाती हैं, जबकि पश्चिम की तरफ जाने वाली नदियाँ अपने साथ अवसाद कम ले जाती हैं। तट का स्वभाव आप देख रहे हैं, जो ये पश्चिम साइड वाला तट है इसको अटलांटिक टाइप तट कहते हैं। यानी कि यहाँ जो समुद्री लहरें हैं वे अगर नदियाँ अवसाद ले आती हैं तो उसको वे बहा ले जाती हैं, जबकि ये पूर्वी तट का जो तट है ये शांत प्रकृति का है, और यहाँ पर अवसाद का जो नदियाँ अपने साथ अवसाद ले आती हैं उसका निक्षेप होता रहता है और डेल्टा का निर्माण होता है। इस प्रकार पश्चिम की तरफ जाने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और पूरब जाने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों के अध्ययन करने के पहले हम छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली नदियों की चर्चा कर लेते हैं। छोटा नागपुर पठार झारखंड राज्य में है, जो एक डोम के आकार का यानी कि गुंबद के आकार का है। इससे नदियाँ जो है कई दिशाओं में जाती हैं। और दामोदर नदी जो है यहाँ की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, जो एक रिफ्ट में बहती है, और यहाँ पर कोयला भी बहुत अधिक पाया जाता है।
और ये दामोदर नदी तो प्रदूषित नदियों में गिनी जाती है। इसी की एक सहायक नदी है बराकर नदी। ये छोटा नागपुर का जो पठार है, इसका जो उत्तरी भाग है ये हजारीबाग का पठार कहा जाता है, और दक्षिणी भाग जो है रांची का पठार कहा जाता है। हजारीबाग का पठार का जो ढाल है पूरब की तरफ है, और जो रांची का पठार है इसका ढाल दक्षिण पूर्व की तरफ है। इसलिए ऊपर की नदियाँ जो पूरब की तरफ बहती हैं, जबकि रांची पठार से निकलने वाली नदियाँ दक्षिण पूर्व की ओर बह रही हैं। और जब ये दामोदर नदी पश्चिमी बंगाल में जाती है तो वहाँ पे बाढ़ ला देती थी। उसका कारण था कि जो छोटा नागपुर पठार है, यहाँ से ढाल बहुत अधिक है। ढाल अधिक होने के कारण पानी का वेग बहुत अधिक था और बाढ़ आ जाती थी। इसको रोकने के लिए हमारे योजनाकारों ने अमेरिका की नैन्सी परियोजना के तर्ज पर दामोदर वैली परियोजना की शुरुआत किया। आज़ाद भारत में 1948 में ये पहली परियोजना बनाई गई, और उससे दो फायदे हुए। एक तो ऊर्जा प्राप्ति ही हुई, बिजली की प्राप्ति हुई। दूसरे जो नदियाँ बंगाल में बाढ़ लाती थीं उस पर भी नियंत्रण मिल गया। जब ये नदी वेस्ट बंगाल में जा रही है तो बाराकर नदी आके मिल रही है। एक और नदी अजय नदी आकर के देखिए ज्वाइन कर रही है ये दामोदर नदी को, और ये नदी गंगा की वितरिका हुगली नदी से कलकत्ता के दक्षिण में जाकर ज्वाइन करती है। ये जो प्लेस आप देख रहे हैं ये कलकत्ता के दक्षिण है, यहीं पर जाकर हुगली नदी को ज्वाइन करती है। अब हम आते हैं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ की ये पहली नदी जो है ये स्वर्णरेखा नदी है। स्वर्णरेखा नदी जो रांची का पठार है ये झारखंड में, रांची से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी से एक नागरी गांव है, वहीं से ये नदी निकलती है। पहले इस नदी की रेत में सोना मिलता था, इसलिए इसको स्वर्णरेखा नदी कहते हैं। ये नदी जब ढाल से उतरती है तो एक झरने का निर्माण करती है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा पर नदी पर ही है। यह नदी झारखंड से वेस्ट बंगाल में जाती है, फिर उड़ीसा में आकर बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। रांची के पठार से निकलने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी ब्राह्मणी नदी है। ब्राह्मणी नदी देखिए शंख और दक्षिणी कोयल नदियों के मिलने से बनती है। ये दोनों नदियाँ उड़ीसा में राउरकेला के पास मिलती हैं, तब ब्राह्मणी नदी बनती है और ये आकर बंगाल में की खाड़ी में चली जाती है। ये तीसरी नदी है बैतरणी, जो केओंझर से निकलती है और थोड़ा सा अंश इसका झारखंड में भी बहता है, फिर उड़ीसा होते हुए बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो महानदी है। महानदी है महान क्यों? क्योंकि ये बहुत अधिक पानी पा रही है। पानी इसको क्यों अधिक मिल रहा है? महानदी का बेसिन चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? आप देख रहे हैं ये लाल कलर से जो दिख रहा है आपको, ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, और इधर वाला हिस्सा आपका पूर्वी घाट है, इधर जो है केंद्रीय उच्च भूमि का हिस्सा है, और ये जो है दंडकारण्य है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। रायपुर के पास सिहावा की पहाड़ियाँ हैं, उन्हीं सिहावा की पहाड़ियों से महानदी निकल रही है, और फिर ये उड़ीसा में होते हुए कटक के पास से डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। अब इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियों की बात करते हैं तो लेफ्ट साइड से आने वाली नदियों में शिवनाथ हैं, हसदो है, मंड है, इब है, और
राइट साइड से आने वाली सहायक नदियों में जोंक है, ओंग है और टेल है। महानदी की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो किसी पर हीराकुद डैम है, जो लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुद डैम। और यह नदी जब उड़ीसा में आती है तो यहाँ पर म्यांड्रिंग भी करती है, और ये कटक के थोड़ा पहले से ही, जिसे फॉल्स पॉइंट कहते हैं, डेल्टा का निर्माण प्रारंभ हो जाता है और इसकी एक वितरिका महानदी की चिल्का झील को स्वच्छ जल प्रदान करती है। यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि चिल्का झील में स्वच्छ जल किस नदी से आता है, तो इसको आप जानते रहिए। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं, आप देखिए यहाँ पर केंद्रपाड़ा है और पुरी है, भुवनेश्वर है, जगत सिंहपुर है। ये महत्वपूर्ण प्लेसेस यहाँ पर हैं, इसे आप याद रखिए। महानदी के बाद एक ऋषिकुल्या नदी है। ऋषिकुल्या नदी इन्वायरमेंट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है और यहाँ पर जो है ओलाइव टर्टल के लिए ये नदी बहुत प्रसिद्ध है। गंजम कोस्ट के पास ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। इसके बाद बंशधारा है। बंशधारा नदी उड़ीसा के कालाहारी से निकलती है। देखिए, कालाहारी से एक और नदी निकलती, इंद्रावती, लेकिन ये बंशधारा तो दक्षिण और पूर्व की तरफ आ रही है, लेकिन इंद्रावती पश्चिम की तरफ जा रही है। तो अब इंद्रावती के बारे में हम गोदावरी की चर्चा के समय बात करेंगे। अभी हम आगे यहाँ देखते हैं कि बंशधारा के बाद आपकी एक नदी है नागावली। अब हम गोदावरी की बात करते हैं। गोदावरी नदी पश्चिम घाट से निकलती है। पश्चिम घाट में कहाँ से? नासिक के पास, महाराष्ट्र में नासिक है। नासिक के पास एक स्थान है त्रयंबकेश्वर। त्रयंबकेश्वर से जो है गोदावरी नदी निकलती है। अब देखिए गोदावरी नदी कैसे घिरी हुई है। इधर देखिए उत्तर साइड क्या है, सतमाला की पहाड़ियाँ हैं, और ये आगे क्या है, अजंता की पहाड़ियाँ हैं। इधर दक्षिण साइड देखिए क्या है, दक्षिण साइड हरिश्चंद्र की पहाड़ी है, और ये बालाघाट की पहाड़ियाँ हैं। महादेव पहाड़ी इधर है, लेकिन ये है आपका। अब इसमें जो है राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी में डारना है। डारना जो है कलसुबाई से निकलती है, और प्रवरा है, मूला है, मंजरा है। मंजरा तो निकलती महाराष्ट्र से है, फिर तेलंगाना में आकर के गोदावरी नदी को ज्वाइन करती है। इसके लेफ्ट साइड से आने वाली नदियों में पूर्णा है, पूर्णा जो कि अजंता रेंज से निकलती है। इसके बाद एक वर्धा है जो मध्य प्रदेश से निकलती है। पेनगंगा, वेनगंगा, ये सब मिलके वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा मिलकर प्राणहिता नदी बनती है, और प्राणहिता नदी पुनः आकर के छत्तीसगढ़ का बॉर्डर बनाते हुए ये गोदावरी नदी में मिल जाती है। लेफ्ट साइड से मिलने वाली महत्वपूर्ण नदियों में इंद्रावती बहुत महत्वपूर्ण है। इंद्रावती जैसा कि पहले चर्चा हो गई थी कि कालाहारी से निकलती है, उड़ीसा के कालाहारी से। पहले ये पश्चिम जाती है, फिर दक्षिण की तरफ मुड़ती है। यहीं छत्तीसगढ़ में एक चित्रकूट वाटरफॉल का निर्माण करती है, और इस चीज़ को भारत का नियाग्रा कहते हैं। नियाग्रा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस वाटरफॉल में पानी बहुत अधिक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर के कारण इसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है। इसके बाद एक साबरी नदी भी आकर के गोदावरी नदी को ज्वाइन करती है। इस पर गोदावरी नदी पे कई परियोजनाएं भी हैं।
एक सबसे लिफ्ट सिंचाई की लिफ्ट परियोजना है कालेश्वर। ये बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है कालेश्वर। और भी कई परियोजनाएं हैं जिसके बारे में हम अलग से चर्चा करें। एक जायकवाड़ी परियोजना भी इसी नदी पर है। और ये मंजरा नदी जो थी ये महाराष्ट्र से निकल कर के तेलंगाना में आ रही थी। इस पर भी एक निजाम सागर जलाशय है। इस तरह से जो है गोदावरी नदी जो है इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंककि इसका बेसिन बहुत बड़ा है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। अब जिस हम अगली नदी की चर्चा करेंगे वह है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र से ही निकलती है। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर है, ये आप देखें पश्चिमी घाट में है महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ। वहीं महाबलेश्वर की पहाड़ियों से कृष्णा नदी निकलती है और यहीं से एक और नदी निकलती है कोयना। महाराष्ट्र में ही कोयना नदी कृष्णा नदी से मिल जाती है और कोयना पर महाराष्ट्र की बहुत महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना है कोयना परियोजना। राइट हैंड साइड से मिलने वाली नदियों में इसमें है पंचगंगा, दूधगंगा और मलप्रभा, घटप्रभा। इसके बाद एक तुंगा और भद्रा जो कर्नाटक में निकल करके मिलती हैं और इस पर एक डैम बना है तुंगभद्रा डैम। ये आ करके कृष्णा नदी को ज्वाइन करती हैं। ये तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी के बीच में बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है जिसको रायचूर दोआब कहते हैं। इतिहास में इसको कब्जे को लेकर कई लड़ाइयाँ हुई हैं। इसके पश्चात ये कृष्णा नदी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर बनाती है और इस पर यहाँ पर दो डैम बहुत महत्वपूर्ण हैं, श्रीशैलम और नागार्जुन सागर। अब यह जो श्रीशैलम है ये तो आंध्र प्रदेश में, यद्यपि ये दोनों राज्यों में पड़ते हैं लेकिन अधिकांश हिस्सा श्रीशैलम का आंध्र प्रदेश में पड़ता है और नागार्जुन सागर का अधिकांश हिस्सा तेलंगाना में पड़ता है। इसलिए नागार्जुन सागर को तेलंगाना में गिना जाता है और श्रीशैलम को आंध्र प्रदेश में। एक इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है मूसी। मूसी जो हैदराबाद से आती है और इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। विजयवाड़ा इसी नदी के किनारे है। गोदावरी और कृष्णा के बेसिन को केजीबी बेसिन कहते हैं, कृष्णा गोदावरी बेसिन कहा जाता है। अब इसके बाद कृष्णा के बाद जो हमारी बहुत महत्वपूर्ण नदी है वो है कावेरी। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी, पश्चिमी घाट के कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कुर्ग एक स्थान है, वहीं से निकलती है। फिर इस पर एक शिव समुद्रम वाटरफॉल, बहुत महत्वपूर्ण वाटरफॉल है। इसी पर एक डैम है कृष्णराज सागर डैम है। देखिए ये है कृष्णराज सागर डैम। इसके बाद ये नदी जो है जब प्रवेश करती है तमिलनाडु में, मेथन डैम है और एक अत्यंत प्राचीन डैम कलनई डैम है। और इसका जो डेल्टा है आयताकार डेल्टा है। कावेरी का डेल्टा आयताकार डेल्टा है, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन कृष्णा के बाद जो हमने दो छोटी नदियों को छोड़ दिया था, तीन छोटी नदियों को, उसको भी देख लेते हैं। कृष्णा के बाद जो छोटी नदी है एक पेन्नार नदी है। ये पेन्नार नदी, ये गंडीकोट्टा कैनियान जो है बहुत महत्वपूर्ण कैनियान है, गंडीकोट्टा कैनियान इसी नदी के पास में है।
और ये एर्रामल्ला पहाड़ियाँ हैं, एर्रामल्ला पहाड़ियाँ भी यहीं पर हैं। इसके बाद एक नदी पालार नदी है। ये पालार नदी निकलती तो कर्नाटक में है और फिर कहीं आती है ये तमिलनाडु में, पालार नदी। इसके बाद एक नदी है पोन्नियार, ये भी तमिलनाडु में बहती है। फिर कावेरी के बाद एक वैगई नदी है जो पश्चिमी घाट से निकलती है। मदुराई मीनाक्षी देवी का जो मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर, वो इसी वैगई नदी के किनारे है। मीनाक्षी शहर यहीं पर है वैगई नदी के। और फिर ये है आपका ताम्रपर्णी नदी जो अगस्त मलाई की पहाड़ियों से निकलती है और ये मन्नार की खाड़ी में गिरती है। तो एक बार फिर से हम एक समरी रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि ये ताम्रपर्णी नदी है जो अगस्त मलाई की पहाड़ियों से निकलकर मन्नार की खाड़ी में आती है। और दूसरी जो है वैगई नदी है जो पश्चिमी घाट से निकल करके पाक की खाड़ी में आती है। इसके बाद एक कावेरी नदी है जो कि कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ जो पश्चिमी घाट से हैं निकल करके यहाँ तिरुचिरापल्ली के पास आयताकार डेल्टा का निर्माण करती है। कलनई, मैथन, कृष्णराज सागर महत्वपूर्ण डैम इसी नदी पर हैं। इसके बाद एक पोन्नियार नदी है। पोन्नियार के बाद आप देख रहे हैं पालार नदी है। पालार के बाद आपका पेन्नार नदी है जो गंडीकोट्टा केनियान इसी पर बना है। इसके बाद आपकी कृष्णा नदी है। कृष्णा के बाद गोदावरी, नागावली, वंशधारा, ऋषिकुल्या, महानदी, बैतरणी, ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा, ये सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब हम थोड़ा सा पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों की बात कर लेते हैं। पहले ही ये आपको नर्मदा नदी के बारे में बात कर चुके हैं ये, और उसके बाद ये आपकी ताप्ती नदी है। इसके पहले दो नदियां हैं जो अरब खाड़ी में गिरती हैं। एक नदी जो है साबरमती है और एक माही नदी है। ये माही निकलती तो विंध्य की पहाड़ियों से है, लेकिन जब ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के मिल जाने के कारण ये दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है और कर्क रेखा को ये दो बार काटती है। कौन? माही नदी। ये माही नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। और ये अब इधर का हो गया है, ये साबरमती हो गया, माही हो गया, और ये नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया। इसके बाद आप आइए देखिए गोवा में दो नदियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक है मांडवी। मांडवी जो गोवा की राजधानी पणजी है वहीं से बहती है, वहाँ आती है ये। और दूध सागर जो महत्वपूर्ण वाटरफॉल है इसी नदी पर है। इसके बाद आपकी एक नदी है जुआरी, वो भी गोवा की नदी है। तो गोवा की दो नदियाँ हैं इम्पॉर्टेंट, मांडवी और जुआरी। इसके बाद आप देखिए एक कर्नाटका की नदी है शरावती। शरावती नदी पर ही जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है। ये पश्चिम घाट से निकल रही है नदी शरावती। शिवमोगा, कर्नाटक में एक शिवमोगा है, वहीं से ये नदी निकलती है। इसके बाद केरला में जो नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण नदी है ये है पंबा। पंबा नदी जो वेम्बनाड झील में आती है। इसके बाद यहाँ की सबसे बहुत महत्वपूर्ण नदी भरतपुझा है। भरतपुझा ये जो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं वहीं जो ये पलक्कड़ है, पालघाट, वहीं से ये नदी निकल रही भरतपुझा। और ये इसमें जो पानी के दृष्टि से ये सबसे विशाल नदी है। इस नदी में पानी की मात्रा अधिक है। इसके बाद आपका पेरियार नदी है और ये जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण डैम बने हुए हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये सारी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं प्रायद्वीप की। इसको आप लोग जो है एक मानचित्र बनाकर अपने नोट्स में शेयर कर लें।
देखिए, नदियों से संबंधित जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आजकल नदियों की लंबाई के बजाय उसके बेसिन पर पूछा जा रहा है कि किस नदी का बेसिन अधिक है। बेसिन का मतलब होता है कि उसकी सहायक नदियाँ जहाँ जहाँ से पानी लेकर आ रही हैं, उस संपूर्ण क्षेत्रफल को जोड़ करके वो बेसिन का निर्धारण होता है। और दूसरा यह है कि किस नदी में अधिक पानी है। यह प्रश्न आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। बेसिन के आधार पर ज़रा हम देखते हैं क्या स्थिति है। देखिए, अगर बेसिन की बात करें तो सबसे नंबर 1 पे गंगा का बेसिन आता है, नंबर 2 पर सिंधु का बेसिन आता है, नंबर 3 पर गोदावरी का बेसिन है, 4 पर कृष्णा का बेसिन है, 5वें नंबर पे ब्रह्मपुत्रा का बेसिन है और 6ठे नंबर पे महानदी का, 7वें पे नर्मदा का, 8वें पे कावेरी का, 9वें पे ताप्ती का। ये बेसिन के हिसाब से नदियों की विशालता है। लेकिन अब ये सवाल है कि किस नदी में पानी अधिक है। पानी की मात्रा के आधार पर अगर हम नदियों को देखें तो ब्रह्मपुत्रा में सबसे अधिक पानी है। ब्रह्मपुत्रा के बाद जो है गंगा में पानी है, गंगा के बाद गोदावरी में, और गोदावरी के बाद सिंधु का नंबर आता है। सिंधु के बाद महानदी पानी के मामले में 5वें नंबर पर है। इसके बाद 6ठवें नंबर पर कृष्णा है, 7वें पे नर्मदा है, 8वें पे कावेरी है, 9वें पर ताप्ती है। अगर नदियों की लंबाई की बात करें तो गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, सिंधु की लंबाई तो कुल 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में 11 से 14 किलोमीटर है। गोदावरी की 1465 और ब्रह्मपुत्रा की जो है 1401 और ब्रह्मपुत्रा की लंबाई 916 2900 में से भारत में 916 किलोमीटर लंबाई ब्रह्मपुत्रा की है। और महानदी की 851, नर्मदा की 1312, कावेरी की 800, ताप्ती की 724 और यमुना की 1376 किलोमीटर लंबाई है। लंबाई की दृष्टि से जो है ये गंगा नदी 1 नंबर पर है लंबाई के मामले में, गोदावरी नदी दूसरे नंबर पे है, कृष्णा तीसरे नंबर पर है और चौथे पर यमुना है, 5वें पे नर्मदा है और 6ठवें पे सिंधु है, 7वें पे ब्रह्मपुत्र है, 8वें पे महानदी है, 9वें पे कावेरी है, 10वें पर ताप्ती है। ये सब नदियों के बारे में प्रश्न हैं। बस आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।